बढ़ते हैं लेक्चर पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलर्जी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री मतलब कितना इफेक्टिवली हो रहा है उसके बेसिस पे हम बांट रखते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी, है ना, कितना कॉज करता है डैमेज उसके बेसिस पे। फाइन। सो जैसे कि कुछ डिजीज है जिसको कहा जाता है हे फीवर। फाइन, हे फीवर। तो यार हे फीवर, ठीक है, देखते हैं इस केस में क्या होता है ना। इस केस में खांसी, सर्दी, रनिंग नोज, ना आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, यही सब होता है। ओके, इसको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटीहिस्टामिन। सारे एलर्जी एक प्रकार से नहीं होते हैं, ठीक ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रनिंग नोज, रनिंग नाई, आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, ठीक है। रनिंग नोज, रनिंग आई, स्नीजिंग, ठीक ना, ये सब। और इसको ट्रीट करने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ड्रग can be used, antihistamine drug can be used to treat it, ठीक है। एंटीहिस्टामिन याद रखेंगे, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग से इस डिजीज को ठीक किया जा सकता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज अस्थमा, है ना। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत लगता है, लगेगा कि रेस्पिरेटरी ट्यूब्स नारो हो गए, ठीक ना। अस्थमा, द रेस्पिरेटरी, द ब्रीदिंग tube becomes narrow, ठीक है। ब्रीदिंग ट्यूब नारो हो जाता है, the breathing tube becomes narrow, due to which problem occurs in breathing। ठीक है, जरूरी नहीं कि अस्थमा सिर्फ एलर्जी के चलते भी हो, दूसरे कारणों के चलते भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट इज एनाफिलेटिक शॉक, ये हटाइए। एक्जिमा, ये भी हटाइए, कुछ खास नहीं है ना। ट्रीटमेंट पे आते हैं सीधा, है और भी बहुत टाइप ऑफ एलर्जी, नहीं डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज करेंगे, एड्रेनलिन यूज करेंगे, स्टेरॉइड करेंगे। फाइन, इसके चलते हम नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं।
एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, ये सब याद रखें, क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग रीड ऑफ हो सकते हैं फाइन एंड एलर्जी से। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी, ये भी इसी का पार्ट है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी नाम से क्या पता चल रहा है जी? ऑटो इम्यूनिटी के नाम से क्या पता चल रहा है? बॉडी का खुद का इम्यूनिटी जो है। कभी कभी क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है सेल्फ में और नॉन सेल्फ में, है ना। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, समटाइम्स बॉडी इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिफरेंशिएट सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल। उस समय क्या होता है, खुद का ही सेल्स का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, द बॉडीज immune system fails to recognize self from non-self, fails to recognize self from the non-self। है ना, तो जब पहचानेगा ही नहीं तो खुद के बॉडी को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस इसके चलते our own immune system start degrading our own self। ठीक है, खुद के सेल को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। ये हो गया ऑटो इम्यून। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। एग्जांपल, ठीक है, एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज है, क्रॉनिक एनीमिया। क्रॉनिक एनीमिया, ठीक है, क्रॉनिक एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक ना। ऑटो एंटीजन, सॉरी ऑटो क्या लिखा है, द बॉडीज एंटीबॉडी starts degrading the आरबीसी, ठीक ना। खुद का एंटीबॉडी आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके चलते क्रोनिक एनीमिया होने लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। याद रखेंगे,
माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, है ना। destroys the destroys the muscle cells. ठीक है, starts destroying the muscle cells, फाइन। यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस autoimmune destroys the what, liver cell। ठीक है, लिवर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और भी बहुत सारा डिजीज है, रेमेटोइड आर्थराइटिस, इसके बारे में बता चुका हूँ। सर ये सब किसका गड़बड़ी के कारण होता है? अब मान के चलो म्यूटेशन हो गया इम्यून सेल्स में, बी सेल्स में, टी सेल्स में, है ना, इसके चलते। है और भी बहुत सारा एक्सेप्टर डाल दे रहे, हटा रहे। कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। ठीक है, इम्यून सिस्टम कहने का मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाले एंटाइटीज, ओवरऑल कितने चीज इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हो रखे हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन है ना, ऑर्गन्स है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज आ जाएंगे इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, इट इंक्लूड्स entities which involve in immunity। lymphoid organs, lymphoid tissue, lymphoid organ, lymphoid tissue, ठीक है, cells, lymph cells, antibody, protein molecules, that is antibodies, memory cell, etc। नाउ डील कर रहा हूँ मैं लिम्फोइड ऑर्गन।
ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन को डील कर रहे हैं हम। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे इम्यून सेल्स का जनरेशन होना है ना, वहां से वो जनरेट करेगा, उत्पन्न होगा। फाइन, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जनरेशन हुआ, मैचुरेशन होगा कहीं दूसरे जगह पे, एक्शन होगा कहीं दूसरे जगह पे, उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेसरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है क्या? इट इज दैट रीजन is that region of lymphoid organ which, अरे यार lymphoid organ, wait, it is that organ, ये वो organ है where origin, maturation and proliferation। of lymphocyte after। सर प्रोलिफेरेशन का मतलब? प्रोलिफेरेट करने का मतलब काम करेगा, ठीक है, काम करेगा, एक्शन करेगा। यस सर। इसको करेंगे कितना तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स आर देयर। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी
primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Fine. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से क्या समझ पा रहे हो जी आप लोग? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से आप लोग क्या समझ पा रहे हो? सर सेल के मैच्योरेशन से पहले का कंडीशन। हाँ, क्या बोल रहे हो अमृत? सर सेल के मैच्योरेशन से पहले का जो कंडीशन होगा उसको प्राइमरी लिम्फोसाइट कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो लिम्फोइड ऑर्गन होगा जहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होनी है, के ओरिजिनेशन होनी है। फाइन, यहीं पे सेल बनने का तैयार होगा। ओके, इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, कंप्लीट कर रहा हूँ इसको मैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। नए इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन होना है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ पे लिम्फोइड सेल्स का फॉर्मेशन होना है। ठीक, ठीक है, जनरेशन ऑफ न्यू, ठीक है, इम्यून सेल एंड ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलेंगे। जो नक्शल में हम बोलना चाहें कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होगा जहाँ पे फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता होगा सेल्स का। सर मैच्योरेशन लिखे हैं ना? MATURA, अरे यार 2 बार लिख दिए। मैच्योरेशन, ठीक ना? क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों होना है। एग्जाम्पल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो, थाइमस। ठीक है, थाइमस और बोन मैरो। ठीक है, थाइमस और बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो वो जगह है जहाँ पे लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। बोन मैरो वो जगह है जहाँ पे लिम्फोसाइट का सिंथेसिस होना है, फॉर्मेशन होना है, सेल डिवीजन होना है। ये वो रीजन है जहाँ पे आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। ठीक है। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके। ठीक है। बोन मैरो के बारे में क्वेश्चन आता है जी, बोन मैरो से। सिंथेसिस ज़्यादा सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सर आरबीसी का भी फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है ना? हाँ हाँ, बोन मैरो में ही हो रहा है। सर वहाँ पे लिखा है बिसाइड्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसी। हाँ, मतलब बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन के साथ साथ लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन भी होना ही है। और दोनों। मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन तो होना ही है, उसके अलावा इम्यून सेल्स का भी, मतलब डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये इम्पोर्टेंट है जी, अभी जो मैं लिख रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइन। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो फिर थाइमस में क्या होता है?
बताएंगे, थाइमस में अभी आएंगे। ठीक है, इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बी लिम्फोसाइट, सॉरी टी लिम्फोसाइट कहते हैं, है ना। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस में होता है। फॉर्मेशन बोन मेरो में हुआ और मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट में होता है। याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से। थाइमस का साइज मैक्सिमम पे अटेन हो जाता है जब हम प्यूबर्टी स्टेज में रहते हैं या एडोलेसेंस स्टेज में रहते हैं, ठीक है ना। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा। प्यूबर्टी स्टेज पे थाइमस का साइज मैक्सिमम रहता है और उसके बाद से जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा थाइमस की साइज घटती जाती है, फाइन, रिड्यूस होते जाता है। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। Thymus has the maximum size at puberty। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, हर एग्जाम में आता है। साइज डिक्रीजेस एज द एज passes। ठीक है, जैसे जैसे एज ढलता जाएगा, है ना, जैसे जैसे एज ढलता जाएगा वैसे वैसे, ठीक है, थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। थाइमस सिचुएटेड होता है हार्ट के ऊपर। ठीक है, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, जस्ट अबव द हार्ट। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन का रिलीज सिक्रूशन करता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन, इतना याद रखेंगे, इतना याद रखोगे इट विल डू।
फाइन, इतना काफी है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे आते हैं। कुछ डाउट है तो पूछते चलो यार, है ना, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ ना। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक ना। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई फॉर्मेशन और मैचुरेशन नहीं होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, फाइट होता है। ठीक है, इट्स अ बैटल ग्राउंड, बैटल फील्ड ग्राउंड। फाइन। हियर नो फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन T lymphocyte occurs। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे लड़ाई होना है, मारपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे मारपीट होगा। However, या फिर हटाइए, but it is the site of antigen antibody interaction। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होना है यहाँ। ठीक, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड के अंदर आएंगे। एग्जांपल्स आर स्प्लीन है ना सर? SPLEEN होगा। lymph node, tonsil, diastasis, appendix। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन।
स्प्लिन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, स्प्लिन वो साइट है जहाँ पे WBC की डिग्रेडेशन होती है। bean shaped, okay, shaped organ containing, जिसमें रहता है lymphocyte, phagocyte, and erythrocyte। ठीक है, ये सब चीजें वहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। फाइन। ये फिल्टर का तरह काम करता है। क्या ट्रैप करेगा जी? ब्लड फिल्टर का तरह काम कर रहा है, तो ये क्या चीज को ट्रैप करेगा? पैथोजन को, माइक्रोब्स को। ये कैसे फिल्टर? यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैपिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, एंटीजन, है ना, इन सभी को ट्रैप करना है। फाइन। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आरबीसी की डिग्रेडिंग होती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फाइन, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। लिम्फ नोड, ठीक है, तो लिम्फ नोड्स पूरे शरीर में प्रेजेंट रहता है। यदि हम डायग्राम दिखाना चाहें आप लोग को लिम्फ नोड्स का, तो इस तरीके से दिखेगा। पूरे शरीर में इस तरीके से भरा हुआ रहता है। ये जहाँ जहाँ पे नोड्स दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, दीज आर को लिम्फ नोड। इन सभी जगहों पे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है। फाइन। ठीक है, इसको लिम्फ नोड्स कहेंगे। देखो, जो डार्क डार्क डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसको लिम्फ नोड्स कहेंगे। पूरे शरीर में भरा हुआ रहता है ये, इस तरीके से।
ठीक है, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है ये। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी को इंट्रैक्शन करने के लिए एक छोटा सा माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कीजिएगा। हाँ। ठीक। हो गया। ओके, ठीक। ये हो गया हो गया हो गया, लिम्फ नोड हो गया। माल्ट, stands for mucosal associated lymphoid tissue, है ना। ये टिश्यू है। अभी हम ऑर्गन की जिक्र किए है ना, ऑर्गन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद सेल्स। ओके, सेल्स में आ जाएगा आपका पीएफ पेचेस में कुछ सेल्स है, कफर सेल्स है। अभी टिश्यू के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर कहाँ पर प्रेजेंट रहता है जी? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है आपके, ये टिश्यू प्रेजेंट रहेगा आपके म्यूकोसल रीजन में। ओके, दिस टिश्यू is associated with mucosal region, mucosal region of the gut। ठीक है, गट का म्यूकोसल रीजन में एसोसिएटेड रहता है। फाइन, फाइन। और माल्ट प्रोवाइड करता है समथिंग अराउंड और पार्टिसिपेट करता है 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड सिस्टम और लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया था 2017 में, और ये एनसीईआरटी का लाइन है। फाइन।
फाइन, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ स्पेशल डिजीज डील करेंगे, लाइक HIV एंड कैंसर। अभी पढ़े हैं आज तक का लेक्चर में, कहीं से भी डाउट होगा तो पूछेंगे। मैं भेज दे रहा हूँ आप लोग को। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, इसलिए नोट्स को देखो और डाउट है तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेशल डी। कुछ डाउट है? हेलो नो आशुतोष, सर। ओके, चंदन, नो सर। ओके ठीक है, डाउट नहीं है तो हम HIV एड्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल डिजीज पढ़ना है आप लोग को, एनसीईआरटी में मेंशन है ना? सम स्पेशल डिजीज। बारह, आठ, 9। it seems so। क्या है फुल फॉर्म जी एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब सिंड्रोम का मतलब कलेक्शन ऑफ, क्लस्टर ऑफ, ठीक है, बहुत सारा सिम्टम्स को एक साथ हम लोग सिंड्रोम कहेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम,
अच्छा, एक काम करेंगे, थोड़ा टास्क करेंगे, इन सभी को इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश करें, सारे शब्द का मतलब समझने की कोशिश करें जरा, सारे शब्द का मतलब समझेंगे, इंडिपेंडेंटली मतलब समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश कर रहा है पूरे शब्द को तोड़ तोड़ के। समझ पाए, कुछ पता चला क्या हो सकता है ये? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। सुधांशु ट्राई करे, यस। मुस्कान ट्राई आउट, कोशिश तो करो यार, हम तो बताएंगे ही, हम दे बाय डिफॉल्ट टेल यू, तो खुद से भी ट्राई करके देखो, बताओ क्या हो सकता है। अमृत तुम बताओ जी। सर क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिससे इम्यूनिटी इसका कमजोर कर देता है। हाँ हाँ बस, हाँ मतलब फिर से रिपीट करेंगे। सर वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है एड्स में जिसमें कि हाँ बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर ये दूसरे से एक्वायर किया जाता है, तो सिर्फ मतलब खुद से नहीं होता, वो किसी से लिया जाता है। ठीक है, चलो चलो चलो, कोशिश कर रहे हो, ठीक ना, सही है, सही नहीं है फिर भी कोशिश की अच्छी बात है। और लोग, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ जी। सर इम्यूनिटी पहले से वीक नहीं होता, बस ये डिजीज की वजह से वीक हो जाता है, इसे एक्वायर्ड होने। ठीक है, ये थोड़ा सही रहा, बाकी सर इम्यूनिटी के डिफिशियंसी के कारण ये मतलब हाँ माना ये और जाता है। थोड़ा सही रहा। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर मूविंग टुवर्ड्स फाइननेस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स करेक्टनेस, मतलब कि सही दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। और सर ये मेनली तो किसी से एक्वायर किया जाता है, फिर मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, और इम्यूनो मतलब इम्यून का कमी के कारण ये होता है, और उसकी वजह से बहुत अलग अलग तरह का सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, होता क्या है इसके केस में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहने का मतलब है ना, हम एक्वायर करते हैं, तो इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम एक्वायर करते हैं डिफिशिएंसी को, ठीक है, डिफिशिएंसी को हम लोग एक्वायर करते हैं। होता क्या है, इम्यून डिफिशिएंसी को हम लोग अचीव करते हैं बाहर से, है ना, जिसके चलते बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारा सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकता है शरीर के अंदर। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, वी एक्वायर्ड दिस डिजीज ऑब्वियसली, है ना, लेकिन यहाँ पे एक्वायर्ड कहने का मतलब होता है इम्यून डिफिशिएंसी को एक्वायर करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिफिशिएंसी कहने का मतलब है ना, इम्यूनिटी में डिफिशिएंसी हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, फाइन, ओके। और ये इम्यून में डिफिशिएंसी क्यों हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार का वायरस आता है हमारे शरीर में, और वो वायरस पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म करने लगता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम is a condition of disease where body encounters multiple diseases,
मल्टीपल डिजीज बोलेंगे या सिम्टम बोलेंगे? मल्टीपल डिजीज के चलते भी तो मल्टीपल सिम्टम्स आएगा जी, है कि नहीं? मल्टीपल डिजीज के चलते ही तो मल्टीपल सिम्टम्स आना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और and the disease occurs because of and this disease occurs due to failure of immune system। ठीक है, इम्यून सिस्टम के फेल्योर के चलते ये कंडीशन आता है। और कौन फेल करता है इम्यून सिस्टम को? कौन फेल करेगा जी? WBC। हाँ, immune system gets failed due to HIV. Due to HIV. HIV stands for what? Human immunodeficiency virus ना। HIV stands for human immunodeficiency virus। तो थोड़ा सा HIV के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक वायरस है, ठीक है, जिसके पास कैप्सूल भी है और एनवेलप भी है। एक चीज, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना। इसके पास कैप्सिड भी है, एनवेलप भी है, RNA भी है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। HIV इट इज राइबोवायरस। राइबोवायरस मतलब राइबोवायरस मतलब which has DNA as genetic material. वायरस विथ, अरे यार, वायरस विथ RNA एस जेनेटिक मटेरियल, सब भूल गया जी। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे राइबोवायरस। इट इज एनवेलप्ड वायरस। इसके पास कैप्सूल तो है ही है, उसके साथ साथ एनवेलप भी है। इट हैज कैप्सूल as well as capsule as well as envelope। इसके पास कैप्सूल और एनवेलप दोनों है। फाइन। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। RNA है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। और खासियत इसका ये है कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट हैज एन इम्पोर्टेंट component that is reverse transcriptase। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या होगा जी?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन, करवाएगा। ठीक है, विच विल डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फाइन, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है इस वायरस का। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनवेलप, यदि ये एनवेलप होगा तो इसके अंदर, है ना, ये कैप्सूल है। एनवेलप, ये कैप्सूल हो जाएगा, ये कैप्सूल है। फाइन, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दो फॉर्म में रहेगा, दो यूनिट्स रहता है ना। और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसका, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फाइन, लेट मी लेबल इट। ये दोनों हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा ये। और क्या कर दूँ, हाँ, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया ये। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया। फाइन, इसके अलावा इस एनवेलप के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन कोड्स रहते हैं, ठीक है, जो कि इपोटॉप्स का तरह काम करता है। फाइन, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसके ऊपर, इस तरीके से बहुत सारे स्पाइक रहते हैं। अभी कोविड-19 का वायरस देख रहे होंगे, चाइनीज 19 वायरस, कोरोना वायरस देख रहे होंगे, तो उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहेंगे इसको। स्पाइक, इसको एक कोड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, पूछेगा नहीं आप लोग को एग्जाम में ये, GP 120। फाइन, ओके। बीच वाला पोर्शन लिपिड रहता है, ये वाला जो है लिपिड एनवेलप। फाइन, लिपिड प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सर पिंक लाइन और सर पिंक लाइन और पिंक ग्रीन लाइन के बीच में लिपिड इन्वेलप रहता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, लिपिड एनवेलप के बारे में पूछ रहे हो? यस सर। ओके, जैसे कि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके।
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको लिपिड एनवलप कहेंगे, मतलब लिपिड सेल बना हुआ है। फाइन। फिगर फॉर व्हाट? HIV, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का फिगर है। ओके, दिस मच विल डू। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी लेक्चर हम लोग करेंगे अगले क्लास में। कैप्सिड को मैंने मेंशन करा कि नहीं करा? कैप्सिड, इसको हम लोग बोल सकते हैं बना हुआ है P24 प्रोटीन से। नो नीड, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इसके अलावा कोई और चीज़ याद नहीं करना है। सो हम साइनिंग ऑफ। तो जल्दी पूछ लें। इसी को कंटिन्यू करेंगे, HIV को खत्म हो जाएगा तो कैंसर करेंगे। कैंसर के बाद कुछ कुछ थ्योरी है, NCERT से डील कर देंगे। कुछ पेड़ पौधे के बारे में जानना है, पढ़ाएंगे हम उसके बारे में, है ना। यदि ये चैप्टर खत्म हो गया तो मान के चलिए फिर बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर बड़ा बड़ा है ना। और उन सबको हटा दे तो ऑलमोस्ट बायोलॉजी खत्म हो गया आप लोग का सिलेबस, है ना। और ये जो है जो आपका इकोलॉजी है, इकोलॉजी भी हम डील करेंगे, बुकलेट से डील करेंगे डायरेक्ट, ये बहुत तुरंत खत्म हो जाएगा। साइन ऑफ कर रहे हैं जी। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके देन, आई एम साइनिंग ऑफ।